रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 44। सुबह का वक्त, अथर्व का कमरा। सुबह के 10:20 पर शगुन की आंखें धीरे धीरे खुली, उठकर बैठी। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था और खिड़की से धूप कमरे में आ रहा था। धूप देखकर उसे समझ गया कि उसे उठने में काफ़ी लेट हो गया और जब उसने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो सचमुच बहुत लेट सोकर उठी थी। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर उसे अथर्व कहीं दिखाई नहीं दिया और वह जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई और आधे घंटे में वह फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर आई। अथर्व ऑफिस आ गया था और अपने लैपटॉप में वह अपनी कमरे का व्यू देख रहा था। शगुन का जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अथर्व सर्वेंट लुसिया को कॉल करके कह दिया कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में जाए। उधर शगुन वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर पहन लिए और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर वह अपने बालों को संवार रही थी। तभी सर्वेंट लुसिया कमरे में एंटर हुई और आवाज़ देकर पीछे मुड़कर देखी तो वह खाने की ट्रॉली अंदर लेकर आ रही थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि इतना परफेक्ट टाइम सर्वेंट लुसिया को पता कैसे चल जाता है कि मैं अभी वॉशरूम से निकली हूँ। जब वह जल्दी उठती है तब भी रेडी होने के बाद वह ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। अगर वह लेट उठती है उसके बाद भी ब्रेकफास्ट लेकर कैसे आती है। शगुन कोम को ड्रेसिंग टेबल पे रख अपने दोनों हाथ कमर पे रख सर्वेंट लुसिया को ध्यान से देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, क्या यह कोई तांत्रिक है जो इसे पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। शगुन ने सर्वेंट लुसिया को शक भरी नज़रों से देख बोली, आपको कैसे पता कि मैं रेडी हो गई हूँ। यह सुन सर्वेंट लुसिया मुस्कुराने लगी और बोली, मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हो गई हैं। मुझे तो सर ने कॉल करके बताया, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। जैसे शगुन ने यह सुना कि अथर्व ने उसे भेजा है तो वह थोड़ा अंदर से डरने लगी और फिर से सर्वेंट लुसिया से पूछी, कहीं वह तांत्रिक बाबा तो नहीं है ना। सर्वेंट लुसिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। उधर ऑफिस में बैठा अथर्व ने जब यह सुना तो वह भी खुद से मुस्कुराने से रोक न सका। उसे भी शगुन की अजीबो-गरीबो बातों पर हंसी आ रहा था। उधर सर्वेंट लुसिया उसके कमरे से चली गई और शगुन सोफे पे बैठ कभी कमरे को तो कभी ब्रेकफास्ट को देख रही थी। कुछ देर तक वह यूं ही चुपचाप बैठी थी, फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। देखते देखते उसने पेट भर के खा लिए। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, वीर के घर में सभी लोग वीर के लिए दुखी हो रहे थे। अनन्या जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर लाइफ खराब कर दी। वीर की मॉम को यही लग रहा था कि अब उनका बेटा कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वीर के दादाजी को कहा कि वह वीर पर प्रेशर डाले कि ऐसे मायूस ना रहे। अगर वह किसी और लड़की को खुद पसंद करेगा तो हमें बता दे, हम उसकी खुशी खुशी से शादी करवा देंगे। अगर वह नहीं तो हम लोग इस बार अच्छी लड़की की जांच पड़ताल करेंगे, फिर लड़की से शादी करवाएंगे। वीर की मॉम वीर के दादाजी से कह तो दी, पर वीर के दादाजी ने उन्हें समझाते हुए बोले, अभी ये सही वक्त नहीं है। हमने अगर उस पर प्रेशर डाला तो कहीं वह भड़क जाएगा और उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। अभी अभी वह जिस दलदल से निकला है उसे वह भुलाने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो तुम उसकी माँ होने के नाते उसके दर्द को पहले समझो ना कि उसके घर बसाने का। जब हमारा पोता सही मायने में उस लड़की को भूल जाएगा तो हम इस बारे में ज़रूर उससे बात करेंगे। तब तक के लिए उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। वीर की मॉम ने वीर के दादाजी की बातें सुन चुप हो गई। उन्हें भी कहीं न कहीं सही लगा कि कहीं वीर नाराज़ होकर गलत डिसीजन ना ले ले। यही उसकी ज़िंदगी का सवाल है। उधर वीर ऑफिस में मन लगाकर काम कर रहा था। वह सबको दिखाता था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
अनन्या को जिसके साथ रहना है वह रहे, पर उसे अपनी रेपुटेशन और जिस तरह से उसने प्लान रचा था उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटक रहा था कि वह इतने दिन से प्लान बना रही थी और सभी घर वालों को बेवकूफ़। उसका मन तो नहीं था कि वह अनन्या को खुलेआम ऐसे घूमने दे, उसने जो इतना बड़ा षड्यंत्र बना रखी थी, पर वह अपने दादाजी के आगे लाचार पड़ गया और उसने उसे यहीं छोड़ दिया। वह काम कर रहा था कि तभी राशि ने कैबिन का डोर नॉक की और वीर उसे अंदर आने के लिए कहा। राशि अब उसे हर एक बात बताने लगी थी और उसकी बातें वीर को सुनने में भी अच्छा लगता था। वीर इतना तो समझ गया था कि राशि बहुत ईमानदार लड़की है। अगर वह ईमानदार नहीं दिखाई होती तो आज न जाने कितनी की जिंदगियां खराब हो गया रहता। इसलिए वह राशि का शुक्रगुजार था और वह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके वजह से राशि कोई मुसीबत में आए। राशि उसके सामने एक फाइल लेकर खड़ी थी और वह कुछ कस्टमर के बारे में उसे एक्सप्लेन कर रही थी, पर वीर का पूरा ध्यान राशि पर था, ना कि वह उसकी बातों पर। वह अभी भी राशि के बारे में सोच रहा था कि सच में बहुत ईमानदार है। और जब राशि ने देखा कि वीर उसे घूर कर देख रहा है तो वह तुरंत फाइल बंद कर दी और ठीक से खड़ी हो गई और अपने नज़र इधर उधर करती बोली, सर आप बिजी हैं क्या? उसकी बातें सुन वीर अपने सेंस में आया और वह भी अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। राशि ने वापस फाइल ओपन की और बताने के लिए खुद को रेडी की और उसे रोकते हुए बोला, अभी मत एक्सप्लेन करो, बाद में कर देना, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोल वीर चेयर से उठा और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद राशि मन में कहने लगी, सर को अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थे। इटली रोम सिटी, रात का वक्त। शगुन पूरा दिन कमरे में ही थी। उसकी जो रूटीन था, सोना, बैठना, घूमना और बालकनी में जाकर बर्ड से बातें करना। यूं ही धीरे धीरे दिन गुजर गया और रात हो गई। अब शगुन ने भी ठान लिया था वह अथर्व से यह तो पता लगवा कर रहेगी कि आखिर उसके पापा के बारे में वह कैसे जानता है। उसे रह रह के अपने बाबा का ख्याल आ रहा था। उसने जब कल अपने बाबा की आवाज़ सुनी, यहाँ तक कि एक झलक उसने देखी थी, अपने बाबा के बारे में ही सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था। कुछ ही देर बाद जब अथर्व कमरे में आया तो शगुन आज भी उसे तिरस्कार नज़रों से देख रही थी, जो कि अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और शगुन ने बहुत हिम्मत जताकर अथर्व के सामने जाकर भीख मांगते हुए बोली, एक बार मेरी बाबा से मेरी बात करवा दो प्लीज़। अथर्व को लगा शगुन फिर से कहीं कल की तरह बहस करेगी, पर उसका तो उल्टा ही हुआ। वह उसके सामने आकर बहस करने के बजाय हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। अथर्व को भी बुरा लग रहा था कि वह यह सब कभी नहीं चाहता कि उसे इस तरह से दुखी देखे, पर शगुन थी कि उसका प्यार समझ ही नहीं पा रही। शगुन हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए अथर्व के पैरों पर गिर गई। यह देखकर अथर्व जल्दी से उसकी बाहें पकड़कर खड़ा किया। शगुन रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गया और उसके गाल भी टमाटर के जैसे हो गए थे। अथर्व उसे सीधा खड़ा किया, अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा हो गया और बोला, ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अथर्व ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया कि शगुन ने झट से उसके ब्लेजर पकड़ के रोने के साथ हंसते हुए बोली, क्या सच में? अब अथर्व को सच में उस पर गुस्सा आने लगा कि जितना वह अपनी फैमिली के लिए तड़पती है, काश उसके लिए थोड़ी सी तड़प जाए। अथर्व रूडली होते हुए बोला, पहले मेरी पूरी बात सुनो। यह सुन शगुन की हंसी गायब हो गया और वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते अथर्व की बातें सुनने लगी। अथर्व अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला और अपने ब्लेजर में से पेपर निकाल शगुन की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली से मिलने तो दूंगा, बदले में तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए कोई
चॉइस नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया, पर तुम मुझे समझो, मुझे प्यार करो, पर तुम। इतना बोल अथर्व चुप हो गया। वहीं शगुन उसके हाथ से वह पेपर ली, एक नज़र अथर्व को देख वापस पेपर ओपन करके रीड करने लगी। यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा था, जिसमें 5 से 6 पेज अटैच थे और सीरियल वाइज डिटेल्स लिखे हुए थे। अगर शगुन ने पूरा पढ़ने लगी तो उसे काफ़ी देर लग जाएगा, तो भी वह पढ़ना स्टार्ट की, जिसमें लिखा था। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होने के बाद शगुन अथर्व की लीगल वाइफ बन जाएगी। सेकेंड, अथर्व के साथ कभी भी उसकी मनमानी नहीं चलेगा। थर्ड, शादी होने के बाद शगुन अपनी फैमिली से मिल सकती है, पर रिलेटिव के जैसे, ना कि उसे छोड़कर वहां जाकर वह रहे। फोर्थ, अथर्व जब चाहे तब उसके साथ फिजिकल हो सकता है और वह उसे कभी भी मना नहीं करेगी, बदले में वह उसका पूरा साथ देगी। फिफ्थ, पराई मर्दों के साथ वह कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखेगी, यहाँ तक कि बात तक नहीं करेगी। ऐसे न जाने कितने अनगिनत बातें उसमें लिखी हुई थी, जो पढ़कर शगुन की आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। वह जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ रही थी, वह बीच बीच में नज़र उठाकर अथर्व को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा तो साफ झलक रहा था। वहीं अथर्व के होठों पर क्रीपी स्माइल था, जो देख शगुन नफरत और भी बढ़ते जा रहा था। वह उसे घूरते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर अथर्व के ऊपर दे मारी और गुस्से भरी लहजे में बोली, बहुत हो गया आपकी मनमानी, मैं इस पेपर पर हरगिज साइन नहीं करूँगी। आपको जो करना है आप कीजिए। शगुन के इस तरह से पेपर फेंकने से पेपर अथर्व के पैर के पास गिर गया और अथर्व ने मुस्कुराते हुए पेपर उठाया और अजीब तरीके से अपनी गर्दन मरोड़ने लगा, जिससे कड़ की आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसके ऐसे करने से शगुन अंदर ही अंदर डर रही थी। वहीं अथर्व पेपर और पेन उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, आज तुम्हें इन पेपर पर साइन करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करूँगा वह सब तुम्हारे बाबा के साथ करूँगा। समझ में आई मेरी बात? कल तुमने देखा ना तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी किस तरह मेरे हाथों में है। वक्त नहीं लगेगा मुझे ख़त्म करने के लिए। शगुन उसे शून्य में देख रही थी। उसे पता है कि वह कुछ नहीं कर सकती। अगर यह आदमी उसके बाबा को हानि पहुंचा भी दिया तो भी वह कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वह तो इस कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती। उसको इतना सोचता देख अथर्व उसका हाथ पकड़ पेपर और पेन उसके हाथ में दे दिया और बोला, जितना टाइम तुम्हें चाहिए, सिर्फ आज का ही रात है। पूरी रात सोच कर तुम इन पर साइन कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें कल का एक भी मौका नहीं दूंगा। इतना बोला अथर्व कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद शगुन वहीं जमीन पर बैठकर फिर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर करके गिर रहे थे। उसके दिल के न जाने कितने टुकड़े हो गए। आज उसकी ऐसी स्थिति बन चुका था, ना उसका कोई दर्द बांटने वाला था और ना ही वह किसी को अपनी तकलीफ बता सकती थी। शगुन ने वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर दूर फेंक दी और अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर जोर जोर से रो रही थी। इस पूरे कमरे में उसके रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रहा था। वह हमेशा अपने माँ बाप की लाडली रही है, यहाँ तक कि बहनों की भी वह लाडली रही है। उसे हर कोई प्यार से ट्रीट किया था, पर अब उसकी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले ली है कि उसके पास कोई पूछने वाला तक नहीं। यूं ही 2 घंटे बीत गए उसे रोते रोते। उसके दिमाग में बहुत सारा सवाल आ रहे थे, बहुत उथल पुथल चल रहा था, पर वह निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब उसने रोना बंद कर दी थी, बस एकटक फ्लोर को घूर रही थी। अचानक से उसके दिमाग में यह बात घूमने लगा कि अगर उसने अथर्व के साथ शादी कर ली तो वह उसके फैमिली से मिलने जाने देगा।
उसने जल्दी से एक नज़र कॉन्ट्रैक्ट पेपर की तरफ देखी जो उसने फेंकी थी। वह दूर जाकर पड़ा था। वह जल्दी से घुटने के बल चलते हुए आगे बढ़कर उसने पेपर हाथ में उठा ली और वापस उसने स्टार्टिंग से पढ़ना चालू की, जिसका मतलब भी वह अच्छे से निकाल रही थी। उसने हर एक लाइन 2-3 बार पढ़ रही थी। शगुन खुद से बातें करते हुए बोली, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो यह मेरे परिवार से मिलने जाने देगा, और अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो यह हमेशा के लिए मुझे ऐसे ही कैद करके रखेगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती हूँ, जिसमें मैं मेरी फैमिली से मिल तो सकती हूँ। वैसे भी अब मेरी लाइफ पूरी तरह ख़राब हो चुका है। क्या फ़र्क पड़ेगा इन कागज़ के पेपर पर साइन करने से? उसने अपने आप को पूरी तरह हिम्मत जताकर साइन करने के लिए तैयार हो गई। उसकी नज़र बार बार फिजिकल वाले शब्द पर जाकर टिक रहे थे, जिस वजह से उसे फिर से डर लगने लगा और वह उसके दिमाग में फिर से कहा, अगर उसने अथर्व के साथ अच्छे से पेश आई तो वह बिल्कुल भी उसके साथ गलत नहीं करेगा। अगर उसे उसके साथ गलत करना होता तो अब तक वह कर लेता था, पर उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। यह बात से शगुन भी अच्छे से जानती थी। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार शगुन के दिल और दिमाग ने एक ही डिसीजन लिया कि वह इन पेपर पर सिग्नेचर करेगी। यही एक जरिया है उसे अपने परिवार से मिलने के लिए। अब जो भी हो देखा जाएगा। उसने हाथ में पेन ले लड़खड़ाते हुए उन पेपर पर सिग्नेचर कर दिया और करते ही वह फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर स्टडी रूम में बैठा अथर्व ने जब देखा कि शगुन उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिग्नेचर कर दी है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह मंद मंद मुस्कुराने लगा और खुद से कहा, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। आज जितना तुम मुझसे नफ़रत कर रही हो ना, कल तुम खुद से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करोगी। आज तुम्हें दर्द हो रहा है ना, कल दिन यह सारे दर्द भूल जाओगी और टूट कर मुझसे प्यार करोगी। इतना बोल अथर्व कॉफ़ी पीने लगा। बहुत देर तक वह अपने लैपटॉप में स्क्रीन पर शगुन को देखता ही रहा और जब शगुन फ्लोर पर बैठे बैठे सो गई तो अथर्व स्टडी रूम से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे में गया। शगुन जो कि बैठे ही सो गई थी, उसे एक बार देख और उसके हाथ से वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने हाथ में ले लिया। वह उसकी सिग्नेचर को देखने लगा और अपने आप उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गया। इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को संभाल कर अपने पास रख दिया और शगुन को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। ज़्यादा रोने की वजह से उसके गाल पर आंसुओं के निशान बन गए थे। ये देख अथर्व ने गीले टिश्यू पेपर हाथ में लिया और उसके चेहरे को क्लीन किया, यहाँ तक कि उसके हाथ को भी क्लीन किया और ब्लैंकेट से उसे कवर कर खुद वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होके बाहर आया। वार्डरोब में जाकर उसने अपने नाइट कपड़े पहन बाहर आया और शगुन के बाजू में लेट गया। उसके कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह नींद में ही कुछ तो बड़बड़ा रही थी, किसी को भी समझ में नहीं आ सकता। उसकी आंखों की पलकें अभी भी गीली थी, जिस पर अथर्व ने धीरे से किस कर लिया और उसे अपनी बाहों में भर के उसकी पीठ को सहलाते हुए सो गया। सुबह के 5:38 पर शगुन की आंखें खुल गया और वह कसमसाने लगी। अब जब उसने पूरी तरह आंखें खोल कर देखी तो अथर्व की बाहों में सो रही थी। उसका सिर अथर्व के चेस्ट पर था। उसके इस तरह से कसमसाने से अथर्व का भी आँख खुल गया। पूरी तरह से आंखें खोलकर देखा तो शगुन उसे देख रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई। शगुन जिस तरह से देख रही थी उसे देख अथर्व को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही मासूमियत से उसे देख रही थी, जैसे कोई बंदर का बच्चा अपनी माँ के गोद में लिपटकर सोते हुए उसे देख रहा हो। अथर्व ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रहा है? क्या एसी बंद कर दूं?
इतना बोल अथर्व ने तुरंत अपना हाथ टेबल पर बढ़ाया और एसी का रिमोट ले एसी ऑफ कर दिया। शगुन अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। वह अथर्व को देख रही थी। उसे इस तरह देखता देख अथर्व ने फिर से कहा, क्या हुआ? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? बुखार तो नहीं है ना तुम्हें? ये बोलते वक्त अथर्व ने अपने उल्टे हाथ से उसके सिर को छूकर देख रहा था। शगुन ने अपना सिर ना में हिला दी। यह देख अथर्व ने वापस पूछा, फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी उठ गई तुम? बाकी दिन तो कभी उठती नहीं हो तुम। शगुन रुआन सी आवाज़ में बोली, मैंने रात को कुछ नहीं खाई थी, अभी मुझे जोर का भूख लगा है। ये सुनते ही अथर्व ने तुरंत उसकी बाहें पकड़कर उसे उठाया और खुद भी उठकर बैठ गया और बड़े प्यार से बोला, ओह सॉरी सॉरी, क्या खाओगी तुम? बताओ, मैं अभी रेडी करवा देता हूँ। कुछ भी, इतना बोल शगुन अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर इतना मासूमियत देख अथर्व ने फिर से कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार करूँगा। इतना बोल अथर्व बेड से उठा और शगुन का भी हाथ पकड़ के उसे उठाया और कहा, मैं जब तक किचन में जाता हूँ तुम मुँह धोकर आ जाओ। शगुन को भूख तो इतना ज़ोर से लगा था कि इस वक्त उसे पत्थर भी मिल जाए तो वह खा लेगी। इस वक्त उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था और वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उधर अथर्व किचन में आया और किचन में अप्रूवन पहन लिया। इस वक्त तो कोई भी किचन में मौजूद नहीं था और उसे इतना तो पता था शगुन को ब्रेकफास्ट में पराठे और दही बहुत पसंद है। उसने फर्स्ट टाइम भी उसने यही बनाया था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी आलू बॉईल करने के लिए गैस पर रख दिया और जल्दी जल्दी बाकी के काम निपटाने लगा। काम करते वक्त अथर्व ने खुद से कहा, लोगों की शादियाँ होती है तो बीवी उनके अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिलाती है। एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए नमक वाली चीज़ बना रहा हूँ। थोड़ी देर में शगुन नीचे आई और इधर अथर्व ने ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट रेडी करने तक आ गया था। जल्दी जल्दी पराठे बेलना चालू कर दिया और तवे पर रख सेकने लगा। 2 मिनट में उसने एक पराठे सेक लिया। एक प्लेट में उसने पराठे के साथ बाउल में दही भी रखा। शगुन चेयर पर बैठ गई थी और वह अथर्व को देख रही थी। अथर्व ने प्लेट और दही उसके सामने रखा। शगुन जैसे हाथ आगे बढ़ाई कि अथर्व उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट रुको। शगुन जो अपना हाथ आगे बढ़ाई थी वह तुरंत रुक गई और अथर्व 1 कप चाय उसके साथ रखते हुए बोला, पहले चाय पियो क्योंकि पहले दिन मीठे से चालू करना अच्छा रहता है। मुझे बाकी कुछ मीठा तो आता नहीं बनाने, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दिया। शगुन को पराठा दे कि इतना लालच आ रहा था, वह तुरंत बोली, पर मुझे पराठा खाना है। अथर्व बोला, हाँ मैंने कहा तुम्हें मना किया है, ये तुम्हारा ही है, तुम ही खाओ, पर पहले चाय पी लो। शगुन ने बिना बहस किए जल्दी से पहले चाय पी ली और उसके बाद अथर्व के बनाए हुए आधे टेढ़े पराठे खाने शुरू कर दिए। अथर्व ने दूसरा पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। वहीं शगुन दही पराठे मज़े से खाने लगी। भूख तो उसे इतना ज़ोर का लगा था और गर्मा गर्म पराठे दही के साथ उसके मुंह में आते ही घुलने लगे। अथर्व ने दूसरा पराठा सेंक लिया और दही से एक प्लेट में रख उसके सामने आकर रख दिया। कुछ ही मिनटों में शगुन ने एक पराठा फिनिश कर दी और दूसरा ले खाना चालू कर दी। जब शगुन दूसरा पराठा खाने लगी तो उसे देख अथर्व ने जाने क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा था। उसे बहुत खुशी मिल रहा था कि उसके हाथों से बनाया हुआ पराठा शगुन खा रही है। कुछ ही मिनटों में उसने दूसरा भी पराठा फिनिश कर दिया। अथर्व ने तीसरा पराठा उसके सामने लाकर रखा। शगुन अब उसे ना में जवाब दे दी और चेयर से उठ खड़ी हुई। अथर्व ने भी अपने हाथ साफ कर लिए। तभी किचन के अंदर सर्वेंट लूसिया
एंटर हुई। एक एक करके सभी सर्वेंट अपना काम करना चालू कर दिए। कोई साफ सफाई कर रहा था तो कोई बाकी के काम में जुट गए थे। सर्वेंट लुसिया तो एक पल के लिए घबरा ही गई। आखिर उसके बॉस किचन में क्या कर रहे हैं? फिर उसे याद आया कि फर्स्ट टाइम किस तरह से वह शगुन के लिए किचन में आकर काम कर रहे थे। शायद आज वह फिर से मैडम के लिए काम कर रहे हैं। पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह लोग अथर्व से कुछ पूछ सके। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ किचन रूम से बाहर निकला और सीधे अपने रूम में आ गया। वहीं सर्वेंट लुसिया किचन पर बिखरे हुए सामानों को देख रही थी और वह सफाई करने लगी और खुद के मन में बोली, सर मुझे कह देते तो मैं ब्रेकफास्ट बना दी होती। सर को काम करने की क्या ज़रूरत था। अब सुबह के 7 बज चुके थे और अथर्व कमरे में आते ही सीधे वॉशरूम में चला गया। इधर शगुन सोफे पे बैठी थी। अब उसका पेट भर चुका था तो उसका दिमाग काम करने लगा और उसे फिर कल रात की सारी बातें याद आने लगा और एक पल के लिए फिर उसके चेहरे पर वही गुस्सा दिखाई देने लगा जो कि कल दिखाई दे रहा था। शगुन अपने मन में कहने लगी, मैं इस लड़के के हाथ से क्यों खाना खाई? इसके हाथ से तो मुझे जहर खाना चाहिए। इतना बोल शगुन को याद आया कि वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर कल रात उसके पास ही था तो कहाँ गया। उसने अपनी नज़र जहाँ तहाँ बैठे ही घुमाई पर उसे दिखाई नहीं दिया। तभी उसे याद आया कि सुबह में जब वह उठी तो बेड पर थी। इसका मतलब अथर्व ने उसे रात को बेड पर सुलाया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी उसी के पास होंगे। उसे अथर्व से इन सब के बारे में खुलकर बातें करना था। वह उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। सुबह के 8 बजे अथर्व वॉशरूम से बाहर निकला और सीधे क्लोसेट में चला गया। उसने आज डार्क ब्लू कलर का लाइनिंग वाला शर्ट पहना था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे आज वह ऑफिस नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसके बिखरे हुए बाल भी थे। बहुत ही रिलैक्स दिखाई दे रहा था। और जब वह अथर्व ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसने अपना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम उठाकर खुद की बॉडी पर स्प्रे करने लगा। शगुन कब से उसकी हरकतों को देख रही थी कि कब उसका सजना संवरना हो जाए तो वह उससे बात करेगी। मन ही मन खुद से कहने लगी, लड़कियों के सिर्फ नाम बदनाम होते हैं कि तैयार होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं, पर यहाँ देखो, यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदला हुआ है। ये जितना एक दिन में तैयार होने में टाइम लगाता है मेरे लिए डिवाइड किया जाए तो 4 दिन जाएंगे। वहीं मिरर में से अथर्व ने भी शगुन को नोटिस कर रहा था कि कब से शगुन उसे ही घूर कर देख रही है। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अथर्व पीछे मुड़ा और हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हुए शगुन के पास आ खड़ा हुआ और बड़े प्यार से बोला, अगर इसी तरह मुझे घूरती रहोगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। फिर मुझे पागल बना के तुम मुझे ही ब्लेम करोगी। शगुन उसकी बातों का असली मतलब समझ रही थी कि वह एक्चुअली कहना क्या चाहता है और उसने पूरी तरह उसे इग्नोर करते हुए चेयर से उठ खड़ी हुई बड़ी शांत ही आवाज़ में बोली, मुझे आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में बात करना है। यह सुन अथर्व अपने हाथ में वॉच पहनते हुए बोला, तुमने उस पेपर पर सिग्नेचर कर दिया है, बात वहीं ख़त्म होती है। इतना बोल अथर्व उसे देखने लगा। वहीं शगुन आगे बोली, हाँ मैंने उस पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दी हूँ, पर मुझे अब अपने फैमिली से मिलना है, जिसमें साफ लिखा कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिग्नेचर होने के बाद मैं अपनी फैमिली से मिल सकती हूँ। शगुन के मुंह से यह सुनते ही अथर्व अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा और उसके एकदम करीब आकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कोर्ट जाना है। कोर्ट का नाम सुन शगुन आश्चर्यचकित होते हुए अथर्व को देखने लगी और नासमझी से बोली, क्या कोर्ट? और मैं क्यों? शगुन के इतने सारे क्वेश्चन एक साथ सुन अथर्व बोला, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक तरीके से पढ़ी या नहीं, जिसमें
साफ शब्दों में लिखा था कि तुम्हें मेरी लीगल वाइफ बनना है और इस वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें कानूनी तौर से शादी कर सके, तब तुम अपनी फैमिली से मिल सकती हो, उसके पहले नहीं। ये सुनते ही शगुन की तो आंखें फैली की फैली रह गई और वह तेज आवाज़ में बोली, ये क्या बकवास है। मैंने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन की ताकि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं, और रही बात शादी की तो मैं बिना अपने फैमिली से मिली ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शगुन की बातें सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, भरोसा नहीं है तो भरोसा करना आदत डालो, क्योंकि आज हमारी शादी होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ भरोसे का सर्टिफिकेट लेकर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ। तो बेटर है कि अभी से भरोसा करने की आदत डाल लो। शगुन चिढ़ते हुए बोली, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दी हूँ, तो शादी करने का क्या ही ज़रूरत है। मैं आपके साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ ना, तो फिर ये शादी ये सब क्या है। अथर्व अजीब तरीके से उसे देखने लगा। उसे गुस्सा तो आ रहा था पर वह दिखाना नहीं चाहता था और शांत आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें पता है बिना शादीशुदा लड़की अगर लड़के के साथ रहे तो उसे लोग क्या नाम देते हैं? क्या तुम वह नाम लेकर जीना चाहती हो? मैं तुम्हें अपना नाम, सरनेम, मान सम्मान, इज्जत सब देना चाहता हूँ, ताकि यह रिश्ते को एक नाम मिले। मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और एक तुम हो बिना शादी के मेरे साथ रहना चाहती हो। इतना बोल अथर्व चुप हो गया। शगुन तो भूत बने उसकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। 2 मिनट यूं ही खामोश रहने के बाद अथर्व आगे बोला, आज हम कोर्ट में शादी करेंगे। अगर तुम चाहती हो कि ये शादी धूम धड़ाके से हो तो हम कल वह भी कर लेंगे। मैं तुम्हें पूरी रीति रिवाज से अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इतना बोल अथर्व टेबल से मोबाइल उठाया और बाहर जाने लगा कि वापस रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। शगुन जो अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं थी, वह उसके पास आकर उसकी बाहें पकड़कर फिर से बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, टाइम से पहले हमें कोर्ट पहुंचना है, लॉयर आता ही होगा। इतना बोल अथर्व कमरे से बाहर चला गया। वहीं शगुन अब होश में आई और वह सोफे पे बैठ गई। उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरने लगे। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पेपर के टुकड़े पर उसने साइन किया और आज वह किसी अनजान से शादी करने जा रही है जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। उस इंसान से रिश्ते में बंधने जा रही है जो इंसान उसे कैद करके रखा है और आज हमेशा हमेशा के लिए उसका पति बन जाएगा। भगवान ने उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इसे शादी कहते हैं? क्या इसे रिश्ते का कोई अस्तित्व है? शगुन के आंसू गाल पर लुढ़कते हुए गिरने लगे और उसने अपने आंसू साफ किया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी, जैसे हूँ मैं ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मान सकती। मर जाऊँगी पर कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी। शगुन जल्दी अपने आंसू साफ किए, खुद को ठीक करते हुए कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकली और चारों तरफ नज़र घुमाई। वह अथर्व को ढूंढ रही थी और सीढ़ियों से उतरते हुए फटाफट वह लिविंग एरिया में आई, जहां अथर्व एंटोनियो और तेजा को कुछ गाइड कर रहा था और शगुन उसके पीछे खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी, जिसे सुन उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई। शगुन ने जैसे उसके सारे शब्द सुने वह परेशान हो गई, क्योंकि अथर्व तेजा और एंटोनियो को शगुन के फैमिली के बारे में बात कर रहा था। अगर शगुन ने उससे शादी नहीं की तो उसके फैमिली को दर्दनाक मौत दिया जाएगा। ये सुन शगुन तो हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। वहीं अथर्व को भी आभास हो गया कि शगुन उसके पीछे खड़ी है और वह पीछे मुड़ा।
शगुन एकदम बेजान सी होकर अथर्व को घूरकर देख रही थी और अथर्व अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो उसने अभी अभी क्या बोला है। शगुन का रो रो के तो बुरा हाल पहले से ही हुआ था। अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बहुत मायूस होकर अथर्व को देख रही थी और अथर्व कोल्ड वाइज में बोला, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? क्या मैं तुम्हें रेडी करूं? शगुन अभी भी भूत बने वैसे ही उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रहा था, जो अथर्व बड़े अच्छे से देख रहा था और बोला, आज के दिन मुझे बात रिपीट करने के लिए मत लगाओ। शगुन अपना हाथ ऊपर करके अपने आंसू साफ किया और दर्द भरी आवाज में बोली, क्या मिलेगा आपको ये सब करके? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहा, मैंने कर दिया, फिर ये शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके इस महल जैसे घर में एक महारानी की ज़रूरत है। आप जिस तरह से हैं आपको अपने टाइप की कोई लड़की ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपको और आपके इस महल को संभाल सके, मुझ जैसे को नहीं। और रही बात मेरी फैमिली के, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मेरे फैमिली के साथ कुछ मत कीजिए, मैं जीते जी मर जाऊँगी। शगुन जिस तरह से रो रही थी अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह आज के दिन तो बिल्कुल भी उसे रुलाना नहीं चाहता, पर शगुन मजबूर कर रही थी उसे उसकी बातों ना मानकर, और उसने कोई रास्ता उसके लिए नहीं छोड़ी, इसलिए वह जानबूझकर यह सब करने के लिए कह रहा था। अथर्व कड़क आवाज में बोला, देखो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ नहीं करूँगा। अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया तो मैं तुम्हारे फैमिली से मिलने दूंगा, और रही बात तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ गलत करना तो वह तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या चाहती हो? तुमने जो सुना, अगर तुम वह सच करवाना चाहती हो तो मत करो मेरे साथ शादी। अगर तुम यह सब रोकना चाहती हो तो तुम्हें आज ही मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। शगुन अपने मन में सोचने लगी, कहाँ मैं आ गई हूँ, कहाँ मैं फंस गई हूँ। अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी दलदल में फंसती जा रही है, और मैं नहीं चाहती इस दलदल में मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत हो। इसलिए वह अपने आप को तैयार कर ली और एक हाथ से आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शगुन के मुंह से हाँ सुनते ही अथर्व के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगा, और वह मुस्कुराते हुए शगुन के पास आया और बोला, गुड गर्ल, जाओ अब तैयार हो जाओ, और हाँ एकदम दुल्हन की तरह तैयार होना कि जब मैं तुम्हें देखूं तो देखता ही रह जाऊं। शगुन अपना सिर नीचे झुका ली और अथर्व ने सर्वेंट लुसिया को इशारा किया। वह शगुन के पास आकर बोली, मैम चलिए कमरे में। इतना बोल सर्वेंट लुसिया शगुन को अपने साथ अथर्व के कमरे में लेकर गई, और कमरे में आते ही शगुन वापस वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम सिंक के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद उसने अपनी आंसू साफ किया और खुद से बोली, अब मैं चाहकर भी अथर्व को नहीं रोक सकती। गुस्सा तो शगुन को बहुत आ रहा था, पर उसे ये भी पता है कि वह कितनी कमज़ोर है, वह कुछ नहीं कर सकती। शगुन की आंखें एकदम लाल हो गई थी और वह मिरर में देखते हुए खुद से वादा करते हुए बोली, अथर्व अडानी, जिस तरह से आज मैं रो रही हूँ, एक दिन मैं तुम्हें इसी तरह से न रुलाई ना तो मेरा नाम शगुन श्याम मुखर्जी नहीं। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना दूसरों को तकलीफ़ देकर। एक दिन तुम खुद अपनी करनी पर रोओगे, पछताओगे, और उस दिन तुम्हें तुम्हारे दर्द पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना बोल शगुन शावर ऑन कर देती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है। पानी के साथ साथ उसके आंसू भी बह रहे थे, पर वह खुद को धीरे धीरे मजबूत कर रही थी, क्योंकि उसे अब पता है कुछ ही घंटों में वह नहीं रहेगी। करीब 20 मिनट के बाद उसने शावर बंद कर दी और वाइट बाथरोब पहने बाहर निकली। वह बाहर आई तो 2 ब्यूटिशियन
पहले से खड़ी थी और उनके साथ सर्वेंट लूसिया भी खड़ी थी। सर्वेंट लूसिया ने शगुन को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठने के लिए बोली। शगुन चुपचाप बैठ गई। ब्यूटिशियन ने उसके पैर से लेकर बाल तक का मेकअप करना चालू कर दिया। करीब 2 घंटे के बाद शगुन को उन दोनों ब्यूटिशियन ने एकदम तैयार कर दिया और लास्ट में उन्होंने उसे वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहनाया। शादी इटली में होने वाला था और इटली का वेडिंग ब्राइडल वाइट कलर का ही होता है। शगुन को बहुत अजीब लगने लगा था कि यह वाइट कलर का गाउन पहनने के लिए उसने मूवी में बहुत बार देखी थी, पर उसने खुद पहनेगी उसने कभी इमेजिन नहीं की थी। जब सर्वेंट लूसिया ने शगुन को देखी मानो देखते ही रह गई। उसने अपना हाथ मुंह पर रख जोर से बोली, मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और जब शगुन मिरर में खुद को देखी तो सच में खुद को देखती ही रह गई, क्योंकि पहले वह क्या थी और अभी वह क्या दिख रही है। इस ड्रेस में वह सच में एकदम प्रिंसेस दिख रही थी। वाइट कलर का वेडिंग ड्रेस और उसके साथ उसके कानों में रियल डायमंड इयररिंग्स टॉप्स और उसके बालों को मेसी बन बनाया था। शगुन एक पल के लिए तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। क्या सच में वही है? और यूं ही वह खुद को घूरते हुए मिरर में देखने लगी। वहीं स्टडी रूम में अथर्व रेडी हो रहा था और जब वह रेडी हो गया और अपने कमरे में आया तो उसे देख सर्वेंट लूसिया ब्यूटिशियन को लेकर बाहर चली गई। अथर्व की नज़र जैसे शगुन पर गया मानो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके मुंह से शब्द आखिरकार निकल ही गए, गॉर्जियस। शगुन की नज़र जैसे अथर्व पर गया। आज अथर्व इटालियन सूट पहना था, वाइट कलर विद ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया था, हाथ में ब्रांडेड वॉच, उसके सूट पर फ्लावर्स लगे हुए थे। अथर्व इतना हैंडसम दिख रहा था, अगर कोई लड़की इस वक्त उसे देख ले तो पागल होने के कगार पर आ जाएगी, पर वहीं शगुन उसे देख अपना मुंह लटका लेती है। अथर्व एकदम शगुन के करीब आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो चले। शगुन अब बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, बल्कि अथर्व की आंखों में देखते हुए बोली, इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं नहीं चलूँगी तो आप मान जाएंगे? क्या यह शादी नहीं होने देंगे? शगुन बोल ही रही थी कि उतने में अथर्व उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, भूल जाओ कि ऐसा मैं कुछ करूँगा। ये सुन शगुन फेक स्माइल की और बोली, फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? पकड़िए हाथ और चलिए, क्योंकि सारी मर्जी तो आपकी ही चलती आ रही है। अथर्व शगुन के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और रूम से बाहर जाने लगा और सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में आया, जहाँ पर एंटोनियो, तेजा सभी लोग एक जैसे सूट पहने हुए थे। अथर्व के सारे बॉडीगार्ड्स एक जैसे सूट पहने हुए थे। उन सबको देख यही लग रहा था कि शादी में वह सभी बाराती बने हुए हैं। और जब अथर्व शगुन को विला से बाहर लेकर निकला तो ब्लैक कलर की लग्जरियस कार साथ खड़ी थी, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। और बीच में जो लंबी कार थी जिसे बहुत ज़्यादा ताज़े फूलों से सजाया था, वह कार अथर्व और शगुन के लिए था। अथर्व के चेहरे पर तो खुशी साफ झलक रहा था, तो वहीं शगुन उदास खड़ी थी और अथर्व उसका हाथ पकड़ के कार के पास लेकर गया। तेजा ने तुरंत कार का डोर ओपन किया। अथर्व शगुन को कार के अंदर बिठा और दूसरे साइड से खुद आकर कार में बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी कार कोर्ट पहुंच गई, जहां पर जज के साथ फादर भी खड़े थे, क्योंकि यह शादी किसी और की नहीं बल्कि जाने माने बिजनेस टाइकून आनंद अडानी के बेटे अथर्व अडानी की थी। AAA आम नाम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ अडानी का ब्रांड है, जिसे देश विदेश में हर जगह फैला हुआ था। पर इस वक्त अथर्व यह शादी छुपा के रखना चाहता था।
उसने कोई मीडिया प्रेस को कानों कान खबर नहीं होने दिया और वह होने भी नहीं देना चाहता था। शगुन और अपने रिश्ते के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।